हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिव टू लर्न में। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास होने वाले बदलाव। अब कभी आपने नोटिस किया है कि सुबह से शाम तक आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो आपने उन बदलावों को देखा है या कौन कौन से चेंजेस आते हैं कभी आपने नोट किया है? चलो, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक दिन के लिए कुछ मैजिकल पावर आ जाए, तो सबसे पहले आप वो कौन सा चेंज है जो आप अपने आसपास करना चाहोगे? कभी सोचा आपने इसके बारे में? नहीं सोचा? ओके, तो सोचना इस बारे में कि आपके पास अगर मैजिकल पावर्स आ जाएं तो आप सबसे पहले क्या चेंज करना चाहोगे, है ना? इंटरेस्टिंग। ओके, तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं चेंजेस अराउंड अस। आपने अपने सराउंडिंग में नोटिस किया होगा कि अगर हम अपने हाउस होल्ड में यानी कि अपने घर पर ही देखें तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं। लाइक आप जब आटे को लेते हो और उससे आटा गूंदने की ट्राई करते हो, तो गूंदा हुआ आटा और सूखा हुआ आटे कुछ में कुछ बदलाव है। पानी डालने के बाद उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, राइट? ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आप फ्रिज में से आइस को निकाल के बाहर रखते हो तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसमें मेल्ट हो जाती है, यानी कि वो आइस जो सॉलिड फॉर्म में थी किस फॉर्म में आ गई? लिक्विड फॉर्म में। उसने फॉर्म चेंज की। ऐसे ही आप दोबारा उस पानी को लोगे आप और उसको बॉईल करना स्टार्ट करोगे। बॉईल करने के बाद क्या होता है? इवेपोरेशन। हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था ना, इवेपोरेशन क्या होगा? यानी कि वो पानी जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म होगा तो एक इंस्टेंट पे जाके वेपर बनना स्टार्ट होगा और उसमें से भाप निकलनी स्टार्ट होंगी। और जब भाप निकलती है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने फिर से स्टेट चेंज की। लिक्विड स्टेट से किस फॉर्म में वाटर कन्वर्ट हुआ? वेपर स्टेट्स, है ना? यानी कि वेपर कौन सी स्टेट होती है? गैसियस। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट थी? आइस। आइस कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड। फिर कन्वर्ट हुआ वो किस में? वाटर। और वाटर कौन सी स्टेट है? लिक्विड। देन फिर से कन्वर्ट हुआ जब हमने उसको बॉईल करना स्टार्ट किया और वो कन्वर्ट हो गया वेपर्स में। और वेपर्स कौन सी फॉर्म हुई? गैसियस। तो यानी कि जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूअस अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। लेकिन क्या आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जब वाटर स्टेट चेंज कर रहा है तो क्या उसमें और भी कुछ बदलाव आ रहे हैं? क्या वाटर का टेस्ट चेंज हो रहा है? आपने कभी आइस को टेस्ट करके देखा है? नहीं किया तो कोई नहीं, कर लेना, है ना? आपके फ्रिज में तो मिल जाएगी आइस। आइस को निकालना, टेस्ट करके देखना। फिर उसको मेल्ट करके जो वो वाटर बन जाए तो उसको टेस्ट करके देखना, क्या उसके टेस्ट में कुछ चेंज हुआ? क्या वो खट्टा हो गया, मीठा हुआ या नमकीन हुआ? और फिर उसको बॉईल करके दोबारा से ठंडा करके फिर उसको पी के देखना, तो उसके टेस्ट में क्या चेंज होगा? तो मुझे कंफर्म है कि नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज, जो उसकी अंदर वाली प्रॉपर्टीज है, इनर प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है। ऐसे ही आप और भी अपने सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे सेटलिंग ऑफ द कर्ड, यानी कि कर्ड फॉर्मेशन। मिल्क को हम बॉईल करके उसमें थोड़ी सी कर्ड मिक्स करके और रख देते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो उसका कर्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कि दही बन जाती है। अब वो क्या है? स्टेट चेंज हुई। लेकिन क्या मिल्क को जब आप पीते हो और जब दही ने आप टेस्ट करते हो, दही आप खाते हो, तो क्या दोनों का टेस्ट सेम होता है? जैसे वाटर का हर फॉर्म में जो टेस्ट था वो सेम था, तो क्या मिल्क और दही का भी टेस्ट सेम होगा? नहीं होता ना, अलग अलग होता है। तो जो कर्ड है वो थोड़ी सी खट्टी टेस्ट में होती है। तो ये भी एक चेंज है, क्योंकि लिक्विड से कन्वर्ट हो गई सेमी सॉलिड में, तो क्या हुआ? चेंज हुआ ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में भी होते हैं। हमारी बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं? सोचा आपने कौन कौन से चेंजेस होते हैं? सोचो जल्दी से। ओके, मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपके नेल्स बढ़ते हैं, आप कट करते हो फिर इंक्रीज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर आप कट करते हो फिर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपके हेयर्स हैं, आप कटिंग कराते हो, हेयर सैलून जाते हो, कटिंग कराने के बाद कुछ टाइम के बाद वो फिर से ग्रो हो जाते हैं। तो ये क्या है? चेंजेस हैं। कट करने के बाद आपका फेस अलग शो होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। जब आप न्यू कटिंग करा के आते हो तो सब क्या कहते हैं? अरे आपके फेस में तो कुछ चेंजेस लग रहे हैं, आपने कटिंग कराई है क्या? यही बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द चेंजेस। तो वो चेंजेस हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो क्या हम इन चेंजेस को
अब अपनी सराउंडिंग में ना आप नोटिस कर सकते हो कि आज आपके आसपास क्या चेंजेस हुए, या फिर आप ये भी देख सकते हो अब जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसको देखते टाइम आपकी सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा है क्या? हवा तेज चल रही है, पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं, या कुछ पत्ते ऐसे होंगे जो ऊपर ग्रीन होंगे, कुछ लीव्स ऐसी होंगी जो नीचे ड्राई होके ब्राउन हो गई होंगी, ये सारे सराउंडिंग चेंज है। तो अब जो चेंजेस हमने बात की, जिन चेंजेस के बारे में, क्या उनको हम किसी कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं? और ग्रुप कर सकते हैं तो उनको किस बेस पे कर सकते हैं? इस बेस पे कर सकते होंगे कि जो चेंजेस थोड़े सिमिलर होंगे तो उनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, एक टाइप के चेंजेस। जो चेंजेस उन चेंजेस से डिफरेंट होंगे उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट हम उनकी कैटेगरीज को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर चेंजेस। जब हम इतना चेंजेस बात कर रहे हैं कि ये बदलाव हो रहा है, वो बदलाव हो रहा है, ये चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन चेंजेस है क्या? राइट? तो चेंजेस क्या है? इट इज एन एक्ट बाय विच अ थिंग फॉर्म्स न्यू सब्सटेंसेस और इट बिकम्स डिफरेंट देन इट्स प्रीवियस फॉर्म। तो मतलब ऐसा कोई कार्य है जिसके द्वारा कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस है, या तो वो अपनी फॉर्म चेंज करके किसी न्यू फॉर्म में आ जाए, और या फिर वो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे। जैसे अभी हमने मेल्टिंग ऑफ आइस, उसने अपनी स्टेट चेंज की। अभी हमने पढ़ा ना, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो रही है तो स्टेट चेंज हुई। या फिर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे, लाइक फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मिल्क था, मिल्क से न्यू सब्सटेंस बना कर्ड, जिसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज है। इसमें प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, मेल्टिंग ऑफ आइस में प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी डिफरेंट है। दैट मेक्स चेंजेस। यानी कि ऐसे एक्ट आपकी सराउंडिंग में जो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं या फिर अपनी फॉर्म्स चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे एक्ट को, ऐसे कार्यों को हम चेंजेस कहते हैं। राइट? अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी कैटेगराइज दीज चेंजेस। हम इन चेंजेस को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं या कैसे ग्रुप्ड कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे हम फर्स्ट पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो फर्स्ट जो है दैट इज रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज मीन्स रिवर्स होना। और रिवर्स अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो रिवर्स होना क्या होता है, यानी कि बैक। जैसे गाड़ी चलाते हैं, कहते हैं रिवर्स गियर में ले लो, यानी कि बैक। अगर हमें बैक गाड़ी को मोड़ना है तो हम उसको रिवर्स करते हैं, तो वापस उसी चेंज को वापस दोबारा से उसी फॉर्म में लाना, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। सो द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड और आर द टेम्परेरी कन्वर्जन। टेम्परेरी कन्वर्जन यानी कि हमने उनको किसी दूसरी फॉर्म में तो डाला है, लेकिन वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हम वापस उनको दोबारा से उसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो दैट इज द रिवर्सिबल चेंज। लाइक इन सच चेंजेस वन सब्सटेंस इज मॉडिफाइड इनटू अनदर फॉर्म। ऐसा कोई बदलाव है जिसको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, उसमें एक सब्सटेंस मॉडिफाई हो जाता है किसी न्यू फॉर्म में। जैसे अभी हमने बात की थी मेल्टिंग ऑफ आइस की, जो आइस है वो मेल्ट होकर कन्वर्ट हो गई वाटर में, लेकिन अगर वाटर को हम दोबारा से फ्रीजिंग करेंगे या फ्रिज में रखेंगे तो उसके बाद वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन आइस में हो जाएगी। सो दिस इज द रिवर्सिबल चेंज, यानी कि एक सब्सटेंस मॉडिफाई होकर किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो आइस की फॉर्म में है तो भी वाटर ही है, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में आ गया तो भी वाटर ही है, और अगर वो वेपर फॉर्म में आ गया तो भी वाटर है। उसने कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनाया ना। तो ऐसे सब्सटेंस जो मॉडिफाई होकर कोई न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक नई स्टेट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाते, ऐसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल। जैसे आइस है, आइस कैसे रिवर्सिबल चेंज है? देखो आपको यहाँ दो एरो लग रहे होंगे, एक इस तरह से है, फिर एक इधर से आके इधर है। इसका मतलब पहले ये इसमें चेंज हुआ और फिर वापस ये एरो इधर आया, इसका मतलब वाटर दोबारा से आइस में चेंज हो सकता है। इस एरो का मीन्स ये है। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले आइस है, आइस को हमने ऊपर क्या किया, हीट किया, गर्म करते हैं या बाहर रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द वाटर। देन when we heat the water at a particular temperature the water can convert into the vapors form। अगर हम वाटर को कुछ टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, हीट किया, गर्म किया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेपर फॉर्म। ओके, नाउ अगेन हम वेपर से स्टार्ट करते हैं।
वेपर को हम कंडेंस करते हैं, व्हेन वी कंडेंसेस द वेपर्स देन द वेपर्स कैन कन्वर्ट इनटू द वाटर और लिक्विड स्टेट। मीन्स जब हम वेपर्स को कंडेंस करते हैं यानी कि कूलिंग करते हैं, उनकी ठंडा करते हैं, तो वो वेपर्स कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द वाटर। जैसे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने देखा था ना, जब हमने कैटली में जो मिक्सचर था सॉल्ट का और वाटर का उसको सेपरेट किया था, तो ऊपर आइस ली थी प्लेट में, तो वो जो वाटर वेपर्स होके ठंडी सरफेस से टच हो रहा था तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहां से भी उसको जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद वेपर्स को जब हम कंडेंस करते हैं अगेन वो उसमें वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर वाटर को दोबारा से फ्रिज करेंगे, दोबारा वाटर को फ्रिज में रख दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से अगेन लिक्विड एंड देन अगेन सॉलिड। फॉर्म्स चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस बना। तीनों स्टेट में कौन सा सब्सटेंस है, वाटर है। यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों सब्सटेंस में वाटर, ये कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा। सो दिस वन इज द रिवर्सिबल चेंजेस। तो ऐसे ही अगर हम अपनी सराउंडिंग की बात करें, आप अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसे चेंजेस को सोच सकते हो जो रिवर्सिबल चेंजेस है। लाइक आपने जो गूंदा हुआ आटा लेते हो, उससे क्या करते हो, रोटियां बनाते हो। तो रोटियां बनाने के लिए आप पहले उसकी बोल बनाते हो। आपने गूंदा हुआ आटा लिया, उसकी बोल बनाई, अब बोल को क्या करते हो, बेलते हो। बेलने के बाद जो चपाती होती है वो रोल हो जाती है। तो क्या आप उसको अगेन उस बॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, या अगेन उसको उस बेली हुई चपाती को दोबारा से उस गूंदे हुए आटे में, लंप में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, है ना। जैसे ऊपर क्या है, गूंदा हुआ आटा है, नीचे उसकी चपाती बेल दी, अब दोबारा से इसको ऊपर वाले गूंदे हुए आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। हम उसको उठाएंगे और दोबारा से उसको प्रेस कर देंगे, अगेन वो बॉल में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सा चेंज है, आटा। ये दोनों स्टेट में सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई थी। पहले वो राउंड बॉल थी, फिर वो राउंड सर्कल हो गया, स्टेट चेंज हुई, फॉर्म चेंज हुई, लेकिन आटे का आटा ही है, तो दैट मीन्स रिवर्सिबल चेंज है। ऐसे ही अगर आप बैलून फुलाना स्टार्ट करो, जैसे ऊपर सिर्फ सिंपल बैलून है, उसमें जब हम हवा डालते हैं बैलून के अंदर किसी भी अपने माउथ से या किसी पंप से, जब हम उस बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून क्या होता है, इन्फ्लेट हो जाता है। सिर्फ सिंपल बैलून है, उसके बाद बैलून क्या हो गया, फूलना स्टार्ट हो गया, जैसे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। तो उसके बाद जब हम इस बैलून की हवा को रिलीज कर देंगे, यहाँ से हमने इसके माउथ को ओपन कर दिया, बैलून की फॉर्म कौन सी होगी, अगेन यही होगी ना। तो दैट मीन्स कौन सा चेंजेस है, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। ऐसे ही अगर आप कोई पेपर लो, पेपर लेके, जैसे हमारे पास ये पेपर है, हमने इसको फोल्ड कर दिया, इस तरह से फोल्ड कर दिया, फिर हम इसको एक और फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, और ये हमने इसको इस तरह से ये वाली फॉर्म दे दी, ठीक है। अब ये जो भी बन गया, हमारा हट बन गया या एरोप्लेन बन गया, जो भी है। तो अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म है, ठीक है, अब इस फॉर्म को अगर हम कन्वर्ट करना चाहिए, एक फॉर्म आ गई हमारी जेट एरोप्लेन लाइक, है ना, स्मॉल है, लेकिन अब क्या मैं कहूँ कि ये जो मैंने पेपर से ये एरोप्लेन बनाया है, तो ये कौन सा चेंजेस है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, कौन सा चेंजेस हो सकता है? मैं तो कह रही हूँ कि ये रिवर्सिबल चेंज है। आप क्या सोचते हो? ओके, रिवर्सिबल कैसे है? अब जो पेपर था, सिंपल पेपर था, अब मैंने इसको फोल्ड किया, अब मैं इसको दोबारा से अनफोल्ड कर दूंगी। इसको मैंने ऐसे ओपन किया, अब इसको ऐसे ओपन किया, अब इसको ऐसे ओपन किया, क्या हो गया, वापस पेपर में आ गया ना, दैट इज द रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर मैं इसी एरोप्लेन को इसके ऊपर, अब जो ये जैसे ये है, कुछ शेप बन गई ना, अब मैं इस शेप को यहाँ से ऐसे कट कर दूं, कट कर दिया, या कोई और इस पे एरोप्लेन ड्रॉ करके कट कर दूं, फ्लावर बना के इस पे कट कर लूँ, उसको उसी शेप में कट कर दिया, तो क्या मैं उसको दोबारा बिल्कुल सेम ऐसे पेपर में ला सकती हूँ? तो इसका मतलब अगर मैंने इसको इस शेप में कट कर दिया तो ये कौन सा चेंज होगा कट करने के बाद? इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हम बिल्कुल वैसा ही पेपर तो नहीं ला सकते ना। पहले तो हमने सिर्फ फोल्ड किया था, अनफोल्ड कर दिया, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। जैसे आप कपड़े प्रेस करते हो, प्रेस करते टाइम उसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके रख देते हो, लेकिन उसके बाद जब हम उनको पहनते हैं तो उनको वापस अनफोल्ड कर देते हैं, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। तो ऐसे ही कटिंग ऑफ पेपर अगर हम उसको कट कर देंगे तो सेम वैसे ही नहीं ला सकते। जैसे कपड़ों को एक बार कट कर दिया तो वापस उसी फॉर्म में तो नहीं लेके आ सकते ना।
सो दैट आर द इरिवर्सिबल चेंज। तो बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द इरिवर्सिबल चेंज। ये मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया बोर्ड को। अब अगर मैं इस पे दोबारा लिखूंगी, कुछ भी लिखती हूं, ठीक है, लाइक इरिवर्सिबल चेंज, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा रब करूंगी, क्या हो रहा है ये, मतलब हम उस पर लिख रहे हैं और रब कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, चेंज है कोई? बिल्कुल, कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हम उस पर लिख भी सकते हैं, अभी लिखा है, और हम उसको रब भी कर सकते हैं, और रब होने के बाद वो फिर से प्लेन हो जाता है और फिर हम अगेन उस पर लिख सकते हैं। सो इट इज द रिवर्सिबल चेंज। तो ऐसे ही आप अपनी भी सराउंडिंग में अपने कोई भी काम करते हुए उन कामों को देख सकते हैं कि वो काम आपका, जो भी वर्क आप कर रहे हो, वो किस कैटेगरी में आता है, रिवर्सिबल चेंज में आता है या इरिवर्सिबल चेंज में आ सकता है ना? कितना सिंपल। नेक्स्ट वन इज द इरिवर्सिबल चेंज। सो व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज? जैसे हमने रिवर्सिबल को पढ़ा, तो इरिवर्सिबल चेंज बिल्कुल रिवर्सिबल के अपोजिट होते हैं। तो रिवर्सिबल चेंज, जैसे हमने पेपर लिया था, उसको अनफोल्ड कर दिया था, तो रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन जब हमने उसको कट कर दिया तो वापस उसको वैसे ही बिल्कुल वैसे का वैसे ऐसी फॉर्म में तो नहीं लेके आ सकते ना, मतलब टेप वगैरह लगा के हम उसको जोड़ तो सकते हैं, लेकिन सेम वैसा नहीं लेके आ सकते। चलो अगर हम उसको भी छोड़ें, या फिर हम एक और देखें कि हमने पेपर लिया, अब हम इसको क्या करें, बर्न कर दे। तो पिक्चर में देख रहे होगे, जब हमने पेपर को बर्न किया तो बर्न करने के बाद क्या बचा, कुछ स्मोक निकल रहा है, और उसके बाद ऐश यानी कि जो राख होती है वो बचती है। तो जो पेपर है उसको बर्न किया, बर्निंग के बाद उसमें ऐश यानी कि राख और स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो इस ऐश से और स्मोक से, इन दोनों को दोबारा से कंबाइन करके हम अगेन पेपर फॉर्म कर सकते हैं, वैसा का वैसा। आप कहोगे बिल्कुल नहीं कर सकते मैम, है ना? तो इसका मतलब जब हम उस सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस हमने फॉर्म किए, लेकिन अब दोबारा दूसरे सब्सटेंस से अगर हम वापस पेपर बनाना चाहें, जैसे हमने आइस से वाटर बनाया और वाटर से दोबारा आइस बनाई, तो क्या हम पेपर से राख बना के और राख से दोबारा पेपर बना सकते हैं? इम्पॉसिबल ना, नहीं पॉसिबल है। सो इट इज द इरिवर्सिबल चेंज, दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल, यानी कि इरिवर्स, जिसको हम वापस बैक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, वापस उसी फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, ऐसे बदलावों को हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, अपरिवर्तनीय बदलाव। क्योंकि रिवर्सिबल परिवर्तनीय थे, दोबारा परिवर्तन किया जा सकता था, इरिवर्सिबल इज अपरिवर्तनीय बदलाव। सो इरिवर्सिबल चेंजेस आर द परमानेंट चेंज, इसीलिए हम इनको परमानेंट चेंज कहते हैं। जैसे रिवर्सिबल को टेम्परेरी कह रहे थे कि टेम्परेरी वो अपनी फॉर्म चेंज करता है, दोबारा वापस उसी फॉर्म में आ सकता है, बट रिवर्सिबल चेंजेस आर द परमानेंट चेंजेस, यानी कि एक बार ये अपने किसी फॉर्म में चेंज हो गए तो इनको वापस नहीं किया जा सकता। पेपर से अगर वो ऐश में कन्वर्ट हो गया तो अगेन ऐश से पेपर नहीं बनाया जा सकता। नाउ इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। रिवर्सिबल जो चेंज होते हैं उसमें हम दोबारा से उसी सब्सटेंस को वापस लेके आ सकते हैं, बट इन इरिवर्सिबल चेंज अगर किसी सब्सटेंस को रिएक्ट करा के, अगर उसको बर्न किया या फिर कोई भी उसको कट किया, कोई भी चेंज की, किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर हमने उसको किसी न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया तो इट कैन नॉट बी रिवर्स, तो हम उस बदलाव को वापस दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। अगर ऐसे बदलाव हैं तो उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। अब आपने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे बदलावों को देखा होगा जो एक बार हो जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। जैसे अगर कोई पत्ता है, लाइक लीफ है, वो पेड़ से नीचे गिर जाए तो क्या वही पत्ता दोबारा से आप उसको ऊपर उठा के लगाओगे तो वो उससे दोबारा जुड़ जाता है? नहीं जुड़ता ना। हालांकि उस पर नए पत्ते आते रहते हैं, लेकिन उसी पत्ते को, उसी लीफ को आप दोबारा से उससे अटैच नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये कौन सा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे ही अगर जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं बहुत टाइम के बाद उनका कलर फेड हो जाता है। कैसे कलर में हो जाते हैं? ब्राउनिश हो जाते हैं ना, सूख कर ब्राउनिश हो जाते हैं। अब क्या ब्राउनिश कलर को आप दोबारा से ग्रीनिश में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सो बेटा दैट इज द इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे हम कुछ भी चेंजेस हम देखते हैं या सोच सकते हैं कि ये चेंजेस भी इरिवर्सिबल होगा। लाइक बेकिंग ऑफ केक,
केक के लिए पहले बैटर तैयार करते हैं, जो भी है मैदा, एग वगैरह, मिल्क वगैरह, उसको फेट करके उसका बैटर तैयार करते हैं और उसको ओवन या कुकर वगैरह में रख के उसको बेक करके केक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर हम कहें कि इस केक को हमें नहीं खाना, हमें तो बैटर चाहिए वापस, हम दोबारा अच्छे से बनाएंगे, तो क्या हम दोबारा उस केक से बैटर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। हमें अगर दूसरा केक बनाना तो हमें दोबारा से बैटर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसी केक से हम उसका बैटर नहीं बना सकते। तो बेकिंग ऑफ केक यानी कि हमने उसको बेक कर दिया, दैट इज द इरिवर्सिबल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का कोई भी आर्टिकल है, लोहे की कोई चीज होती है, कील होती है, गेट होते हैं, अगर उनके ऊपर जंग लग जाए तो जंग लगने के बाद जो उसकी शाइन होती है वो चली जाती है। तो उसके बाद क्या हम उसको वापस दोबारा से इतनी शाइनिंग वाले सब्सटेंस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार ऑक्साइड बन गई तो बन गई। नेक्स्ट, कुकिंग फूड। अब आपने चपातियां क्या की, जैसे हमने उसको बॉल से क्या किया था, उसको बेल कर राउंड शेप दी थी, लेकिन दोबारा उस शेप को प्रेस करके हमने वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था? बॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, आटे में दोबारा से गूंदे हुए आटे में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन अगर हमने उसको बेल करके उसको सेक दिया, ठीक है, रोटियां पका ली, पकाने के बाद कोई आपको कहे कि नहीं मुझे वापस आटा दो, मैं अपनी रोटियां खुद पकाऊंगा, तो क्या आप दे सकते हो उसको उस रोटी से आटा वापस? नहीं दे सकते ना। आप उसको कहोगे पागल हो गया है क्या, ऐसी बातें कर रहा, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वापस, क्योंकि ये तो कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। सो दीज ऑल चेंजेस आर द इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे ही बहुत सारे और भी चेंजेस है हमारे सराउंडिंग में जिनको हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, जब हम वाटर लेते हैं उसमें हमने 2 टेबलस्पून सॉल्ट को उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब अगर मैं आपको कोई कहे कि इस वाटर से उस सॉल्ट को सेपरेट कर दो, तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि आप उस वाटर को बॉयल करोगे और कंडेंस करके वाटर का वाटर आपके एक बर्तन में आ जाएगा, सोल्ट जो वेपोरेशन के बाद जो बर्तन में रह जाएगा दैट इज सोल्ट, दोनों चीजें सेपरेट हो गई, तो रिवर्सिबल चेंज है। अब ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें रिवर्सिबल चेंज भी हो रहा हो और इरिवर्सिबल चेंज भी हो रहा हो, कोई बता सकता है? ओके, अगर मैं आपको कहूँ बर्निंग ऑफ अ कैंडल, यहाँ पर कोई कैंडल है, ठीक है, ये बर्न हो रही है, तो कैंडल किसकी बनी है? वैक्स की बनी हुई है। अब जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, लाइक आप पिक्चर में भी इजीली देख पा रहे हो, उसके नीचे क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है वैक्स। अब मेल्ट हो रहा है, तो जो ये चेंज है बर्निंग ऑफ द कैंडल, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? बोथ। कैसे? क्योंकि जो वैक्स है, अब जो ये वैक्स है ये मेल्ट हो रहा है, इस मेल्टिंग वैक्स को ये नीचे फैल जाएगा। अब मेल्टिंग वैक्स को आप दोबारा से क्या करोगे? एक बर्तन में लोगे, उसको दोबारा से मेल्ट करोगे और इस तरह के कोई भी सांचा लेके, कोई भी चीज लेके उसमें उस वैक्स को डालोगे और दोबारा से कैंडल फॉर्म कर लोगे। रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि उसी वैक्स से जो मेल्ट हो चुका है उससे हमने दोबारा से कैंडल फॉर्म कर दी। So it is reversible change, but how can we say that it is also the irreversible change? कैसे कह सकते हैं कि ये irreversible change भी है? तो जैसे हमने देखा कि जो भी हमने वैक्स नीचे से लिया उससे जो हमने कैंडल बनाई, लेकिन वो जो पहले वाली कैंडल थी उसकी जितनी तो नहीं बनी होगी ना, उससे छोटी बनी होगी, क्योंकि वैक्स की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो बाकी का वैक्स कहाँ गया? बाकी का वैक्स वेपराइज हो गया, यानी कि भाप बनकर ऊपर उड़ गया। तो तभी तो यहाँ पर फ्लेम आ रही है ना, तभी तो जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है, वो बर्न हो रही है, जल रही है, क्योंकि यहाँ से जो वैक्स है, जो मोम है, वो वेपराइज हो रहा है। तो उसी की वजह से, उस वेपराइजेशन की वजह से ही ये फ्लेम जल रही है। अगर वो वेपराइज नहीं होगा तो यहाँ पर आपको रोशनी भी नहीं मिलेगी। सो इट इज, अब उस जो वेपराइज हो गया, जो स्मोक में कन्वर्ट हो गया, तो उसको तो हम नहीं रिवर्स कर सकते ना। तो वो जो वेपराइजेशन ऑफ द वैक्स है दैट इज द इरिवर्सिबल चेंज, लेकिन मेल्टिंग ऑफ द वैक्स इज द रिवर्सिबल चेंज। ओके, तो देखा ना, एक ही चेंज के एक ही प्रोसेस में 2 चेंजेस हो रहे हैं, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। सो जैसा अभी हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा, सो कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या और भी ऐसे अलग तरीके हैं जिनसे हम इन चेंजेस को, या अपने सराउंडिंग में कुछ चेंजेस होते हैं
उन चेंजेस को लेके आ सकते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजिकल चेंज। जैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, वैसे ही फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल चेंज से मैच करते हैं, और जो इरिवर्सिबल चेंज है वो सिमिलर होते हैं, समथिंग लाइक द केमिकल चेंज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? मतलब कोई ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो हमें बाहर से देख के आसानी से पता लग जाए, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। लाइक शेप, साइज, कलर, स्टेट। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी अभी हमने डिस्कस की, दीज ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल चेंज, जब इन प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव होता है तो उसी चीज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। लाइक अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट एंड कलर। जब भी कोई सब्सटेंस में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन आता है या चेंज होता है, जैसे अगर उसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है, तो अगर हमने एक पेपर लिया, उसको कट कर दिया, तो कट करने के बाद वो पेपर दो में डिवाइड हो गया। एक पेपर है, इसको कट कर दिया, अब कट करने के बाद ये यहाँ से दो पेपर्स में डिवाइड हो गया। तो क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हुई? मीन्स अब अगर हम इसको दो में डिवाइड करके बोले कि क्या ये पेपर है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ डिवाइड हुआ है, प्रॉपर्टी तो, केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये हमने इसको बर्न किया, जैसे पेपर को बर्न करने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसका नाम चेंज हो गया। लेकिन कट करने के बाद भी ये क्या है? पेपर ही है। तो दैट मीन इसकी शेप चेंज हुई है, और शेप क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज होता है तो वो फिजिकल चेंज है, तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे रिवर्सिबल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, सेम वैसे ही फिजिकल चेंज में भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट, जैसे उसकी शेप से चेंज हो सकती है, सेम ऐसे ही उसका साइज चेंज हुआ। पहले लार्ज था, कट करने के बाद छोटा हो गया, ठीक है। स्टेट चेंज हो गई, जैसे आइस है, सॉलिड फॉर्म में होती है, अब उसको मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई, तो स्टेट चेंज होती है। उसका कलर चेंज हो सकता है। तो ऐसे ही जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, तो उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। सच चेंजेस आर नॉर्मली रिवर्सिबल। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं, मतलब फिजिकल जो चेंज होते हैं, वो ज़्यादातर रिवर्सिबल भी होते हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जैसे रिवर्सिबल सब्सटेंस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सेम फिजिकल चेंजेस में भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस होगी मतलब आइस मेल्ट हो गए, वाटर बनाया, स्टेट चेंज हुई, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। सो दिस इज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, रोलिंग ऑफ चपाती। चपाती को रोल करते हैं, उसकी शेप चेंज हो गई, पहले वो बॉल थी, उसको रोल करके सर्कुलर शेप दे दी, तो दैट इज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, बॉइलिंग मिल्क। मिल्क को बॉईल किया, थोड़ी देर के बाद रख देंगे, वो फिर से ठंडा हो जाएगा, सो इट इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज। सो दीज ऑल आर द फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज बच्चों ऐसे चेंजेस होते हैं जब किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं और उससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उन चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। लाइक अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। मीन्स ऐसे चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली इरिवर्सिबल इन नेचर, मतलब अपरिवर्तनीय होते हैं, इनको दोबारा से वापस उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। एक बार कोई नया सब्सटेंस बन गया तो वो वैसा ही रहता है, दोबारा से उसे कन्वर्ट करके पहले वाली फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। लाइक अगर पेपर को बर्न कर दिया तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश से हम दोबारा से पेपर नहीं फॉर्म कर सकते। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अगर मिल्क से कर्ड बना दी तो दोबारा से कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड irreversible changes, or we can say that chemical changes, क्योंकि mostly the chemical changes are the irreversible in nature, अपरिवर्तनीय होते, वापस इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब कुछ और भी
तरीके होते हैं जिनसे हम किसी भी प्रॉपर्टीज या किसी भी सब्सटेंस में चेंजेस ला सकते हैं। लाइक हीटिंग, अगर हम बात करें बहुत से एग्जांपल जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े, उनमें बहुत सारी चीज़ों को हम हीट कर रहे हैं। जैसे वाटर को हीट किया, उसमें से वेपर्स राइज हुए तो वो स्टेट चेंज हुई तो रिवर्सिबल चेंज है। ऐसे ही हीटिंग से हम और भी बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं। लाइक जैसे आपने देखा होगा जो आयरन ब्लेड होते हैं, जो जिनको हम उसमें फील्ड वगैरह में काम करने के लिए यूज़ करते हैं, कस्सी होती है जिसको हम कस्सी भी बोलते हैं, फावड़े बोलते हैं। तो जो आयरन ब्लेड होते हैं उनमें क्या होता है, जो ये आगे का शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड जो होता है ये आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है। और जो ये पीछे लकड़ी लगी होती है जिसको ऐसे खोदने के लिए, डिग करने के लिए भी, कोई भी मिट्टी वगैरह, तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो इसकी हैंडल होता है ये लकड़ी का लगा होता है। अब जो इसके नीचे ये जो ये रिंग होती है जिसमें ये हैंडल होता है ये लोहे की होती है। लेकिन कभी आपने नोट किया कि जो ये लकड़ी का हैंडल है इसमें आराम से पूरी टाइटली फिट होता है। लेकिन अगर ये इतना टाइटली फिट है तो इसके अंदर गया कैसे? और अगर कोई चीज़ हमने डाली है तो फिर वो निकल भी सकती है क्योंकि वो उतनी ही लार्ज होगी, लेकिन ये तो हमेशा उसके अंदर रहता है। तो इसका मतलब ये इसके इस लोहे की रिंग के अंदर कैसे डला? तो बेटा क्योंकि जो लोहा है उसको जो ब्लैकस्मिथ होते हैं वो जो लोहार का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, तो वो इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास कि जो लोहे का काम करते हैं वो लोहे को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और जब तक वो रेड हॉट होना लग जाए तो इसमें बिल्कुल क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो जो इसकी रिम होती है ना, रिम जब ये बिल्कुल रेड हो जाती है तो वो लोहा है। तो ऐसे मेटल्स हीट से एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब फैल जाती हैं। जब ये चीज़ें गर्म होती हैं तो फैल जाती हैं, पार्टिकल्स थोड़े से लूज होंगे तो वो फैलती हैं। तो जैसे ही वो फैलती है तो वो इसके अंदर इस लकड़ी के डंडे को डाल देते हैं, जो हैंडल है उसको डाल देते हैं और उसको जल्दी से ठंडे पानी में डाल देते हैं ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और जैसे ही मेटल ठंडा होता है तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, फर्स्ट वन इज द एक्सपेंड एंड सेकेंड वन इज द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड मतलब फैलना और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। तो गर्म करने पर जो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन है, लोहा है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं, थोड़ा सा फैल जाते हैं। फैलेंगे तो लार्ज स्पेस हो जाएगा, आसानी से वुडन जो हैंडल है आसानी से उसमें डलेगा। उसके बाद जब उनको चिल्ड करते हैं, ठंडे पानी उनके ऊपर पोर करते हैं, डालते हैं, तो वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोबारा से सिकुड़ते हैं। और जैसे वो सिकुड़ेंगे तो वो उस हैंडल को जो उसके अंदर डला है वो उसको पूरा टाइटली पकड़ लेते हैं क्योंकि वो अपने साइज में आ जाएंगे पहले से साइज जैसा, तो उसको टाइटली पकड़ लेते हैं, फिर वो उसके अंदर आराम से फिक्स हो जाता है। तो इसी तरह से हम मेटल को एक्सपेंड करके उनकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही और भी एग्जांपल है, लाइक जो वुडन व्हील होते थे, जो बलक कार्ट होती है, बैलगाड़ियाँ होती हैं, उसमें लकड़ी के जो पहिए यूज होते थे, उनके ऊपर पहले के टाइम में देखा होगा कि उनके ऊपर ना लोहे की ऐसे रिम लगा रहता है, लोहे का हैंड गोल सर्कल रिम रहता है ताकि वो जल्दी से घिसे ना, वो उनकी स्ट्रेंथ के लिए होता है। तो उसको भी सेम इसी तरीके से उन वुडन व्हील के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि जो पहले रिम है उसको प्रिपेयर करते हैं इसके साइज जितना ही, क्योंकि ये छोटा है तो उसको छोटा ही तैयार करते हैं। पहले उस रिम को तैयार किया, फिर उसको क्या करते हैं, गर्म किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर। और जब वो फैलता है तो इस पहले इतने साइज का था, वो फैला तो वो लार्ज हो गया तो इसके ऊपर उसको आराम से चढ़ा देते हैं और उसको जल्दी से उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। तो जब भी ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर दोबारा से साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होता है तो वो उसके ऊपर टाइटली उसको पकड़ के रखता है, तो इससे वो उसमें से निकलता नहीं है, उस पर फिट हो जाता है आसानी से। तो इसी तरह से हम हीटिंग से भी मेटल्स की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, यानी कि उनको एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कूलिंग से। तो हीटिंग एंड कूलिंग भी कुछ वेज हैं जिनके थ्रू हम चेंजेस ला सकते हैं किसी भी सब्सटेंसेस में। ऐसे ही अब जैसे हमने बहुत से चेंजेस के बारे में पढ़ा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल, फिजिकल चेंज, तो
अब इतनी नॉलेज होने के बाद अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे आपने कभी रोड से ट्रेवल करते हो तो कहीं कहीं पर जब जहां पर रोड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है वहां पर, या कोई नया रोड फॉर्म होने लग रहा है, कोई नया रोड बना रहे हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो कोल तार है, जो वर्कर्स होते हैं वहां पर ब्लैक कलर के सॉलिड से सब्सटेंस को मेल्ट कर रहे होते हैं। तो वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या होता है? कोल तार होता है, ठीक है। अब उस कोल तार को जो वो मेल्ट करके और फिर क्या करते हैं, उस रोड की सरफेस के ऊपर बिछा देते हैं। तो इसलिए तो ब्लैक कलर की सरफेस हो जाती है ना कोल तार को बिछाने से, ताकि वो उस रोड को मजबूती मिले। तो जब वो मेल्ट कर रहे हैं उस कोल तार को, तो वो किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया, है ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला चेंज रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? बिल्कुल, ये वाला चेंज रिवर्सिबल है, क्योंकि पहले जो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में था उसको मेल्ट किया, किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि जब रोड सरफेस पे कोल तार बिछा देते हैं उसके बाद वो ड्राई होना स्टार्ट होता है, और ड्राई होके वापस से कैसा हो जाता है? सॉलिड होता है। तो उसके बाद हम उस पे से आराम से अपने व्हीकल से या पैदल चल के उस पे से आ जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका मतलब दिस चेंज इज द रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ओके, तो इस तरह से आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, केमिकल और फिजिकल चेंज में डिफरेंशिएट कर सकते हो, और अपने सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हैं उनको कैटेगराइज भी कर सकते हो, कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं और कौन से इरिवर्सिबल हैं। ओके, होप सो कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिजिकल और केमिकल चेंज को आपको डिटेल से पढ़ना है तो ऊपर आई बटन में फिजिकल और केमिकल चेंज की वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके उस चैप्टर को डिटेल से भी पढ़ सकते हो। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।